Today at CU Cast, we are really privileged to have the only living Paramveer Chakra to be there with us. We have Naib Subedar Sanjay Kumar, Honorary Lieutenant Paramveer Chakra awardee, who has been kind enough to come to our campus और हमारे बीच बैठकर अपना बहुमूल्य समय वो बिताने के लिए आए हैं. ये हमारा सौभाग्य है और इससे बेहतर मेरी समझ से कोई पर्सनालिटी या कोई मोटिवेटिंग फिगर हमारे बच्चों के लिए नहीं हो सकता जो कि हमें कैरेक्टर, डिसिप्लिन और करेज के बारे में अपने एक्सपीरियंस, अपनी आप बीती के बारे में बता के जाए. संजय जी, आपका हमारे CU कास्ट के ऊपर बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सर. और मैं आपको पहले से भी जानता हूं और आपके बारे में इतना सुना है, आपकी यूनिट के बारे में इतना सुना है, तो आज चलिए फिर से उन ऊंचाइयों पे चलते हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं हम अपना दिल छोड़कर आए हुए हैं. पक्का सर. तो जरा बताइए कि 1999 कारगिल वॉर, 13 जयकृत उस सेक्टर के अंदर नहीं थी उस समय, तो क्या हालात थे, किस प्रकार से पलटन, और जाहिर है पलटन के साथ आप किस प्रकार उस सेक्टर में पहुंचे? सबसे पहले तो आज CU कास्ट में यहाँ पे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज बच्चों से मिलके आया अभी जस्ट, बहुत अच्छा लगा. जैसे आपने कहा कि कैसे वहाँ तक पहुँचे, तो सब 96 जून में मैंने फौज ज्वाइन किया था और ट्रेनिंग करने के बाद बैरकपुर मेरी पलटन थी जो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, उसको ज्वाइन किया. लेकिन पीस का टर्नओवर ख़त्म हो चुका था, हमें CI ऑप्स में जाना था J&K में, तो हम सोपुर में चले गए. उसके बाद 3 महीने पीस में रहने के बाद तो मैंने पीस का कुछ ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जो कुछ भी था वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस था J&K के बीच में, जो आपने सिरसा के बीच में देखा होगा, बत्रा सर के जो मूवी जो बनी है उसमें जो कुछ दिखाया गया वो हमारे जो वहाँ के मेन ऑपरेशन थे उसके बारे में. वैसे तो सभी कंपनियों का अलग अलग है, लेकिन फिर भी बत्रा सर के जो वहाँ पे एक्सपीरियंस थे वो उस सिरसा में दिखाए गए. तो वो हमारे 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल का है. तो वो जो एक्सपीरियंस है सर, मैंने तो ट्रेनिंग के बाद जिसको बोलते हैं ना, हमें जो हम ट्रेनिंग लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका बहुत कम मिलता है. तो CI ऑप्स का हमें फर्स्टली मिल गया. तो जो कुछ हमने ट्रेनिंग्स में पाया था कि कैसे क्या करना है, तो वो वहाँ जाके अपने सीनियर्स के साथ में रह के और सीखने का मौका लगा. और जो वहाँ हमने अच्छे काफ़ी ऑपरेशन वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल रहे हमारे CI ऑप्स के, और बहुत कुछ सीखा साहब, जिसको मैं कहूँगा कि शायद ही अगर जो लड़ाई में जाने से पहले अगर वो चीज़ नहीं होती हमारी ज़िंदगी में, तो शायद उसमें कुछ भी हो सकता था. तो कहने का अर्थ है कि ट्रेनिंग का हमारे ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा बहुत. योगदान है. जैसे आपने बताया कि किस प्रकार आपकी पलटन और ने ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया और सेक्टर में पहुंचे. हम अपने दर्शकों को ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस थी उस इलाके की. नाउ जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा है वो कारगिल द्रास सेक्टर में ऊंचाइयों के बिल्कुल पास है, और यदि वहाँ पर कोई भी इंट्रूडर आकर उस हाइट्स को ऑक्यूपाई करता है तो हिंदुस्तान फ़ौज की जो भी हरकत उस हाईवे पे हो रही है उसको इंटरफियर किया जा सकता है, इंटरडिक्ट किया जा सकता है और रोका जा सकता है. तो उस इलाके की ये अहमियत थी. और ऑपरेशन बदर के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी है उन्होंने अपने घुसपैठिए उस इलाके में घुसाए और इन हाइट्स के ऊपर छोटी छोटी टुकड़ियों के अंदर बिठाया. और उसके उपरांत जब हमारी हमारी जो हमारे दस्ते हैं, जो कुछ लोकल ग्रेजियर्स हैं, उनको ये खबर पता लगी तो उन्होंने हिंदुस्तान फ़ौज को बताया कि इन हाइट्स के ऊपर जो टोलोलिंग हुआ, टाइगर हिल हुआ, 0.4875 मशकों में हुआ, इस इलाके के अंदर घुसपैठिए आए हुए हैं. उसके उपरांत 13 जयकृत जिसके अंदर संजय साहब ने योगदान दिया और अपना PVC कमाया, उसके अंदर 13 जयकृत का जो 2 ऑपरेशंस थे, पहले ऑपरेशंस के अंदर टोलोलिंग और टाइगर हिल के दौरान इस ऑपरेशंस में 13 जयकृत थी. और इस ऑपरेशन को ख़त्म करने के उपरांत जुलाई में जो ऑपरेशन में नायब सूबेदार संजय कुमार जी ने हिस्सा लिया और PVC उनको अवार्ड हुआ. वो 4875 की लड़ाई के बारे में बात करते हैं संजय जी से. तो संजय जी ये बताएं हमारे को कि जब आपको ये पता लगा कि आपका ऑब्जेक्टिव 4875 को कैप्चर करना है, तो पलटन के अंदर किस प्रकार का माहौल था और किस प्रकार से रूपरेखा बन रही थी?
सर जैसे मैंने पहले कहा कि 2 साल का जो एक्सपीरियंस था सीआईओप्स में हमारा, उसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। खासकर जो बोलते हैं ना कि डर, दुश्मन की गोली आने के बाद का जो डर होता है ना, कि जो मौत का, वो तकरीबन 2 साल में निकल चुका था। क्योंकि बहुत बार ऑपरेशन में हमने आमने सामने उसमें फायरिंग में हिस्सा लिया था। तो जो दुश्मन की साइड से आने वाली गोली है सामने की साइड से, उसको फेस किया था। सेकेंडली जब कारगिल शुरू हुआ तो पलटन को वहाँ मौका लगा। तोलो लिंक के बाद जब तोलो लिंक तक का जब इलाका सेकंड राइफ ग्रेनेडियर्स और इनके द्वारा जब ले लिया गया, तो हम पर ओकीनोप का इलाका हमें लेना था हमारी यूनिट को। तो वहाँ अल्फ़ा कंपनी को फर्स्टली भेजा गया था, जिसमें भास्कर साहब थे। उसके बाद सेकेंडली 5140 लिया, जो 2 कंपनी गई थी, उसमें बत्रा सर और जम्बाल सर गए थे। दोनों ही यहाँ पे भी 2 फेस में किया था। पहले हम प्रोकिनोप पे किया और फिर 5140 पे, 2 फेस में किया ये अटैक अलग अलग कंपनी के द्वारा। और इसमें भी बहुत अच्छा सक्सेस मिला, जबकि कैजुअलिटी वैसे हमारी भी हुई, ऐसा नहीं। एक अफसर 7 जवान हमने हम प्रोकिनोप पे खोए थे। लेकिन जो 5140 एक ऐसा पीक था जो उस एरिया का डोमिनेट था, और सबसे ज़्यादा दुश्मन, सबसे ज़्यादा हथियार, बड़े हथियार उस पोस्ट पे थे। और दोनों अफसर जो अल्फ़ा ब्रेवो और डेल्टा कंपनी के, दोनों अफसर बिल्कुल न्यू यंग, जो कंपनी को लीड कर रहे हैं। और सर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो शायद ही वर्ल्ड का एक ऐसा ऑपरेशन होगा जो बिना किसी कैजुअलिटी के सक्सेस हुआ है, और वो सिर्फ उन दोनों कंपनी कमांडर की बदौलत। क्या बात। क्योंकि आप तो सब देख ही चुके हैं हर चीज़। जिस कंपनी कमांडर ने जिस टोली के अंदर रह के उस टोली को समझा, और टोली ने अपने कमांडर को समझा, जब ये तालमेल जब बन जाएगा दोनों तरफ से, तो आप किसी भी ऑपरेशन हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे सीआई हो, जिसमें भी जाओगे सक्सेसफुल आपका कदम चूमेंगे। क्योंकि आपकी जो अंदर की पावर, कि संजय क्या कर सकता है, या नितेंद्र क्या कर सकता है, या तीसरा आदमी क्या कर सकता है, जब आप उसको उसकी पावर के हिसाब से, उसकी काबिलियत के हिसाब से यूज करोगे, तो नतीजे बेटर ही आएंगे। और आपने देखा होगा जो ये दिल मांगे मोर का नारा दिया था उन्होंने, बिल्कुल। जब सीए साहब को, जोशी सर को, जब उन्होंने बताया था कि हमने जो एरिया कैप्चर कर लिया है, तो वो नारा ही दोनों का, अगर आप देखोगे, आप अपने टाइम पे जैसे जैसे वो कंप्लीट करते गए टास्क को, वैसे देते गए। तो बत्रा सर ने वहीं से वो नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर का, जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। जब वो ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद हम लोग जब सेकंड ऑपरेशन में गए मस्को वैली में पॉइंट 485 पे, तो सबसे बड़ी बात ये थी साहब कि वहाँ की जो सिचुएशन थी काफ़ी अलग थी। एक तो 17 जाट थी हमारे से पहले जो ऑपरेशन कर चुकी थी उसी एरिया में, तो उनका कैजुअलिटी होने के बाद फिर जो ब्रिगेड की तीनों पलटनों इकट्ठी जानी थी। 79 में जाने के बाद सेकंड नागा और 17 जाट हमारी पलटन के हिस्सा थे ब्रिगेड के। तो 17 जाट और 13 जैकरिफ ने सामने से अटैक करना था, और नागा पीछे से कटअप करेंगे। तो 4 जुलाई को हमने अटैक करना था साहब, और नाइट में। लेकिन जब 4 जुलाई नाइट में हम ऑपरेशन नहीं कर पाए, ठीक। क्योंकि तो रास्ते इतने कठिन थे कि वहाँ तक जाना काफ़ी मुश्किल था। जबकि हमने मशकों के जो लोग थे उनकी हेल्प ली थी एज अ पोर्टर, रास्ते के लिए या सामान के लिए। लेकिन फिर भी दुश्मन का इतना फायर था आर्टिलरी का कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो जो नाइट में हमारा प्लानिंग था, सुबह के टाइम पे 2:30-3 बजे के करीब हमने अटैक करना था, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। प्लान जो था सारा फेल हो गया। बिल्कुल। तो मेरे कंपनी कमांडर थे मेजर गुरप्रीत सर, तो उन्होंने देखा कि अभी जो पूरा प्लान है ये तो सारा ख़राब हो गया। बिल्कुल। सीईओ साहब ने भी बीच में ही रास्ते में, जब उन्होंने देखा कि प्लान ख़राब है, अभी ये अटैक के लिए टाइम नहीं रहा, तो वापस आने के लिए भी निमंत्रण दिया उन्होंने कि कंपनी को वापस लेके आ जाओ, अगले दिन फिर प्लान करेंगे। लेकिन लोगों में, सब में ये एक ही चीज़ थी कि आज हमें वो टास्क मिला है। अगर हम आज इसको छोड़ के चले गए अधूरे में, बिल्कुल। तो कल सीईओ साहब क्या हमें वो टास्क देंगे? बिल्कुल। और अगर दूसरी कंपनी को दे दिया, तो जो हमारा आया हुआ मौका था, हमें जो मिलना था जो उसमें टास्क में, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। किस प्रकार फौज में जब एक कंपनी को कोई टास्क दे दिया जाता है, तो पूरी नाम नमक निशान सर जी जान लग जाती है कि किस तरीके से उस काम को करना है। बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद वही कैसे? गुरप्रीत सर ने जब फिर अपने प्लाटून कमांडर थे, हवलदार थे, 2IC थे, सब जो नुमाइंदे थे जो अपने कंपनी के, सबको पूछा कि हाँ भाई सीईओ साहब का ऐसे मैच है। उन्होंने बोला सर हम तो नहीं जाएंगे।
जाएंगे तो टास्क पूरा करके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्योंकि वो टास्क अगर अगर हमें अगली कल वो टास्क नहीं मिला तो पूरी उम्र के लिए हमारे लिए वो दाग रहेगा कि आप लोग उसको पूरा नहीं कर पाए थे। और 4875 के ऊपर किस प्रकार की दुश्मन की मौजूदगी थी, किस प्रकार क्या एक्चुअली साहब नफरी क्या थी? था कि जो संगड़ थे दुश्मन के, पत्थरों से बने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इलाका में बंक संगड़ बना रखे थे जहाँ से वो भारी मात्रा में हमारे ऊपर फायर गिरा सकते थे, जहाँ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी कर सकते थे। और ऊपर हाइट में होने की वजह से हम उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकते थे जब तक हम उनके नज़दीक, जितने नज़दीक से नज़दीक ना जा सके। तो उस समय आर्टी फायर, इस प्रकार का फायर सपोर्ट अवेलेबल था? आर्टिलरी ने तो सर बहुत सारा, मैं बोलता हूँ कि आर्टिलरी ने ही उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, तभी हम लोग वहाँ कामयाब हो पाए। क्योंकि आर्टिलरी एक ऐसा हथियार था उस दिन हमारे लिए कि जहाँ हम बोलेंगे ना वहीं गिरता था। यहाँ तक कि हमारे कंपनी कमांडरों ने कई बार एसओएस फायर भी लिया, इतने नज़दीक तक लिया, लेकिन कभी अपना कैजुअलिटी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और दुश्मन का जिसको बोलते थे फैलाव जो था वो क्लोज करके वो सिर्फ कुछ संगड़ों तक ही सीमित रहता, जिसमें आर्टिलरी नहीं गिर पाता था, जिसको हेड टाइप नुमा फीचर बोलते हैं, उस पर आर्टिलरी डायरेक्ट नहीं गिर पाता। तो वो फीचर फिर हमें कैप्चर करना होता था। तो हमने 4875 पे भी सेम वही किया। जिस दिन हमने अटैक करना था तो उनका पूरी रात फायर चलता रहा जब तक हम उस इलाके में नहीं पहुँचे, लेकिन हम लोग तो उस दिन पहुँच नहीं पाए। तो हम जब फिर भी सीओ साहब से जब परमिशन मिल गई तो हम लोग सुबह के टाइम पे संगड़ से तकरीबन 200-300 मीटर पीछे रह गए थे। तो वो जो ऊपर हाइट थी 4875, और आप पहले उसकी तरफ चलने लगे लेकिन समय ज़्यादा लगा, तो आप रात उधर ही रहे? नहीं, चलते रहे रात भर, रात भर चलते रहे? जब तक दुश्मन तक नहीं पहुंच गए तब तक धीरे चलते धीरे रहे। चलते रहिए। जैसे सुबह की मॉर्निंग फर्स्ट लाइट होने वाली थी तो एक पोस्ट था जो सौ स्पर करके, जो पहले दुश्मन का पोस्ट होता था, आर्टिलरी शेलिंग की वजह से उसने छोड़ रखा था। ठीक है। वो उसकी नज़रों से हमें बचाता था। तो उसके नीचे का जो एरिया था जहाँ हम ट्रूप्स बैठ सकता था, जहाँ जहाँ पथरीला इलाका था, वहाँ वहाँ कंपनी कमांडर साहब ने प्लेटून वाइज सबको बता दिया कि जहाँ जहाँ जगह आपको मिलती है प्लेटून लेके आप अपना सेफली बैठ जाओ, अगले आदेश का इंतजार करो। ठीक है। हमारी सिर्फ एक लीडिंग सेक्शन थी, एक जेसीओ 10 सवार की, जिसका मैं भी हिस्सा था, प्लस जो हमारा स्पोर्टिंग वेपन थे एमएमजी, एजीएल, आरएल, वो सारे 100 पर पे लगा के हम लोग वहाँ बैठ गए। जैसे ही सुबह फर्स्ट लाइट की किरणें बजी, 17 जाट जो हाँ सेम टाइम पे अटैक कर रही थी वो भी हमारी तरह ही नहीं कर पाए। वो भी हमारी तरह फंसे थे, जैसे हम पीछे रह गए, वो भी रह गए, और वो भी नहीं अटैक कर पाए, हम भी नहीं कर पाए। तो दोनों ऐसे थे। वो पहाड़ी के नाले के यानी दूसरी साइड की जो पहाड़ी थी पिंपल 1-2 उस पे थे, और हम इस साइड में थे राइट में। ठीक है। अभी जो बंकर हमने लेना 4875 का, उसके आगे टेकरी, छोटी सी टेकरी थी 100 पर की, उसके नीचे हम थे। तो वो तो डायरेक्ट हमें नहीं देख सकता था, ना फायर गिरा सकता था। उसको दिखते थे 17 जाट वाले जो सामने वाली पहाड़ी पे, ठीक। और पिंपल 1-2 पे जो बैठा था दुश्मन, उसको हम दिखते थे। ठीक है। तो क्रॉस फायर खुल गया सुबह मॉर्निंग, और फर्स्ट लाइट के साथ ही कैजुअलिटी शुरू। और वहीं पे कैजुअलिटी जब शुरू हुई तो कंपनी कमांडर ने पापा ने सीओ से बात की, दोनों जाट ने भी और हमारे गुरप्रीत सर ने भी। तो फिर जैसे हमने एक अटैक दिन में किया था, भास्कर सर ने अल्फा कंपनी का हम पर रॉकी नॉक पे, बहुत अच्छा सक्सेस हुआ था जो प्लानिंग के हिसाब से जब किया था। यहाँ पे भी गुरप्रीत सर ने वैसे ही प्लान किया, लेकिन उसका थोड़ा सा चीज़ें बदली कर दी, क्योंकि वहाँ के हालात कुछ अलग थे, यहाँ के अलग थे। बस वो हालात चेंज कर दिए, बाकी सेम रखा। उसमें भी 10 बजे अटैक किया था सुबह, और इसमें भी हमने सुबह 10 बजे का अटैक रखा। तो जैसे बोलते हैं ना आपकी चक्रव्यूह में घुसना, तो उसका सिर्फ कंपनी कमांडर ने ब्रीफ किया था कि ऐसे ऐसे करना आपने। अभी आगे जाने के बाद ही हम रास्ता बना पाएंगे, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, वो तो बाद की बातें थी सारी। तो उस चीज़ को संजय जी, सेकंड फेज़ में अपन बात करते हैं। हमें बताइए कि आपके मन में क्या उस समय चल रहा था उस रात को, जब आपके ऊपर फायर आ रहा था, दुश्मन एन्फिलेटेड फायर आपके ऊपर लेकर आ रहा था दूसरी टेकरियों से, पिंपल 1, पिंपल 2 से। आपके मन में क्या आ रहा था कि कल रहे ना रहे, या कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव के बारे में बात, या घर में माँ-बाप, बच्चे, किस तरह के लड़ाई के मैदान में एक सोल्जर के मन में क्या-क्या विचार आते हैं ऐसी सिचुएशन में? एक्चुअली ये देखा जाए तो ये विचारों वाली जो बातें ना सब, ये तब तक रहती हैं जब हम दुश्मन से दूर हैं।
जब हम सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे होते पीछे से, या सिर्फ हमें टास्क ही बांटे जाते हैं या दिए जाते हैं, उस टाइम ये बातें चलती हैं घर में क्या है, अपने माँ बाप की तरफ या फैमिली बच्चों की तरफ। लेकिन जब आप बिल्कुल बैटलफील्ड में बिल्कुल उन दुश्मन के नज़दीक आ गए, आमने सामने जब पहुंच गए, तो सब परिवार रिश्ते नाते तो सारे दूर की बात है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ दिखती है, एक तो टास्क दिखता है, और उसके लिए, उस टास्क को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना है, या मुझे क्या इंस्ट्रक्शनें मिली हैं इसमें करने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि गुरप्रीत सर ने हमें बताया था कि कैसे कैसे जाना है, इसमें पिछले डे ऑपरेशन के हिसाब से कैसे चेंज करना, इसमें क्या चेंज रहेगा। उसमें हल्ला करके हम भाग के गए थे, यहाँ साइलेंट जाना था, यहाँ क्रॉल करके जाना, क्योंकि वहाँ जब अटैक किया था तो पैरेलल में थे, दुश्मन के पोस्ट और हमारे रिज पे थे सब। यहाँ हमने नीचे से ऊपर जाना था, तो अगर हम यहाँ से हल्ला करके जाते तो उनको पता चल जाता। तो हमने जितनी कार्रवाई साइलेंट करेंगे संकट तक पहुँचने के लिए, उतना हमारे लिए बेटर था। जब तक आप दुश्मन से दूर हैं, जैसे आपने बोला ना कि उस टाइम जब तक दुश्मन से दूर हैं, तब तक पीछे की बातें आती हैं। और जिस टाइम दुश्मन की गोली आपकी तरफ आना शुरू कर गई साहब, पहली बात है कि सब कुछ भूल जाते हैं, ये जो मेमोरी हमारी है लॉस हो जाती है, क्योंकि मौत से डर सबको लगता है, उससे शायद कोई नहीं बच सकता। तो मौत बोलते हैं ना, डर को जो मार के आगे निकल गया वही बच पाएगा। तो हम जब उसी सिचुएशन में होते हैं, जब आमने सामने की सिचुएशन में, तो आप तो सब मेरे से ज़्यादा सर्विस आपका रहा और आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा रहे, तो आपने देखा होगा आपकी अपनी जो फौज है पीछे तो कभी हटती नहीं है। जब हमें टास्क मिल गया, जो कमांडर ने आदेश दे दिए, उस पे चलना है। और ये भी पता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे जो प्लाटून कमांडर है, प्लाटून हवलदार है, मेरा कंपनी कमांडर है, मेरे साथ है। लेकिन इसका फ़ायदा पाकिस्तान के साथ उल्टा था। अच्छा। पाकिस्तान हमें, मेरे को जहाँ हम चारों ऑपरेशनों में शामिल रहे हैं, तो हमने जो देखा उसमें सबसे बड़ी देखी कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो लीडरशिप की कमी, ट्रेनिंग की अलग चीज़ है, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-21 होगा, लेकिन जो उनमें सबसे बड़ी कमी थी वो थी लीडरशिप। क्योंकि जिस भी संगड़ पे रात को अटैक होना है, उससे सबसे पहले उनका कमांडर भागता था। ओके। अभी जिसका कमांडर पहले भाग गया, तो मेरे जैसा सिपाही कितनी देर बैठेगा। और उसी का अपोजिट जो इंडियन आर्मी का, जो हम लोग अटैक के लिए जाते थे, जब मुझे पता कि मेरा कंपनी कमांडर मेरे पीछे है, मेरे साथ चल रहा है, मेरी हर वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है जो मुझे चाहिए, हर वो सपोर्ट दे रहा है जो मुझे चाहिए, तो मेरे मोराल में और उसके मोराल में कितना अंतर होगा, वो कितनी देर टिक पाएगा। वही हुआ जब हम लोग ने वहाँ से चलना शुरू किया था, तो कंपनी कमांडर सर ने जो हिदायतें दी थी, हमने वो पूरी फॉलो की है। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि पूरा दिन है, पूरी रात हमारे पास है, रिस्क नहीं लेना। जिसको लगेगा कि फायर स्पॉट है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तभी क्रॉल करना, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो जहाँ है वहीं रहो। तो साहब हम 10 बजे अटैक किया था दिन में, 1 बजे 150 मीटर एरिया तय करने में लगा था, वो इसीलिए कि हम कैजुअलिटी नहीं लेंगे। बिल्कुल ठीक बात। दोनों, वो भी ऊपर बैठे हैं, हम लोग भी 100 स्पर पे बैठे हैं, रात को फिर देखेंगे नहीं तो। और टाइम हमारे पास है, सिचुएशन अभी हमारे हैंडल है। तो करते करते हम लोग जब ऊपर तक पहुंचे, तो सिर्फ हम 2 जवान थे, मैं और जो मेरा बडी। क्योंकि फायर सपोर्ट मिलता गया, दाहिने बाएं बोला फायर सपोर्ट देते गए, इशारे करते गए। साइलेंट कार्रवाई थी सारी, ना तो सेट का यूज करना था, ना आवाज़ से किसी को बुलाना था, ना कुछ नहीं करना। फायर तो नीचे से हम कर ही नहीं सकते थे अंदर, वो भी राइफल से। तो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचने के बाद अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब नज़दीक आप संगड़ के पास पहुंच जाते हैं, तो दुश्मन को नज़दीक इतना पाने के बाद आपकी जो, जैसे मैंने पहले कहा ना, मेमोरी लॉस हो जाती है सब, क्योंकि हर किसी को मौत से डर है। तो हम तो दोनों बिल्कुल यंग थे, लड़ाई बस वो सीआई में जो थोड़ा बहुत उस ऑपरेशनों समय में। कितनी उम्र थी आपकी? मैं 23.5 साल का, 23.5। देखिए 23.5 साल का, लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में अगर हम देखा जाए, कुछ एक बच्चे जो मास्टर्स कर रहे हैं, वो तकरीबन इसी उम्र के आसपास के होंगे। तो उस उम्र में आपको ज़िंदगी ने एक ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर आप जीवन और मौत का खेल खेल रहे थे।
और बताइए तो उस समय किस प्रकार से आपके साथी और आपने किस प्रकार से उधर इसमें एक्शन सबसे किया? बड़ी खासियत ये है साहब कि जब वहाँ पहुँचने के बाद ना, एक तो सबसे पहली बात है कि दुश्मन को अभी तक भी पता नहीं था कि हम उसके बाहर हैं। अगर उसको पता होता तो अंदर से वो पत्थर मार के मार देता। हम तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम वहाँ बंकर के पास बैठे थे तो अपने नीचे जब देखने लगे कि कौन कहाँ है, हमें कौन फायर सपोर्ट अभी कर सकता है इसमें, तो जब नीचे की तरफ हम दोनों ने देखा तो हमारा सबसे पहला जो नजरी मिलाप हुआ वो अपने प्लाटून कमांडर से हुआ, जबकि कंपनी कमांडर भी सामने है लेकिन वो थोड़ा दूर है। लेकिन प्लाटून कमांडर तो नीचे साथ में थे क्योंकि हमारे साथ ही आगे हम इकट्ठे बड़े थे आगे 11 लोगों में। तो उन्होंने एक ही इशारा किया कि गन को खींच लो। अभी हम यूएमजी गन थी, कंटिन्यू फायर कर रही है, उसको हाथ कौन डालेगा, गर्म होगी उसकी बैरल। पहले बोल रहा था कि एक्सपीरियंस, हमारे पास एक्सपीरियंस वो नहीं कि अभी इसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। तो मेरा जो बडी था मेरे से 6 मंथ सीनियर थे वो, तो उसने बोला यार और कुछ नहीं हो सकता, बोला सेंटर में जैसे करते थे ना, बोला बंकर ब्रस्टिंग ड्रिल वैसे करेंगे वो, और वही थी एक्चुअल में। लेकिन वही बात है कि वहाँ जाने के बाद मैं तभी बोल रहा हूँ कि मेमोरी लॉस, ये नहीं वो यादाश्त कम हो, लेकिन एक चीज़ रहती है जो ट्रेनिंग है, तो मसल मेमोरी बन जाती है, वो बस फ्लो करने लगे। तो वहाँ पे उसने वही बोला, झट से बोल दिया, बोला यार वही करेंगे अभी। तो बोला तू यहाँ बैठ, अपनी फील्ड पट्टी दी उसने मुझे, इसको हाथ में बांध ले, अपनी वाली भी निकाल ले, और जैसे मैं आगे जाऊँगा ग्रेनेड फेंकूंगा, जैसे गन फायर करना बंद करेगी तू निकाल लेना, गन को खींच लाना बाहर, फिर करेंगे अगली कार्रवाई। तो सेम साहब जो सोचा हम दोनों ने, जब पहला ग्रेनेड उसने थ्रो किया, अभी साहब लेट के फेंकना था, वो भी 90 डिग्री ऊपर सर के ऊपर, ऐसे हम बैठ के या खड़े होके करना होता तो वो अलग चीज़ थी। पहला ग्रेनेड जब फेंका तो अभी उसने लेट के फेंका तो ताकत लगानी थी, अगर ताकत नहीं लगाता तो इस ऊपर वाले पत्थर से टकरा के खुद वापस आता, 4 सेकंड टाइम रहता है उसका, तो उसने ताकत लगा दी और वो संगड़ को भी पार करके पीछे चल के गिर गया, इतना जोर लगा दिया इन्हें। और सर अभी तक उसको नहीं पता था अंदर वालों को कि हम बाहर हैं। जैसे ब्लास्ट पीछे हुआ, सब गालियाँ, हल्ला, फायरिंग, दे धमाल, सब जो थोड़ी बहुत बची थी ना हमारे अंदर जिसको मेमोरी, वो भी गई। हमने बोला अब गए, क्योंकि हम जस्ट उनके बाहर बैठे थे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वो तो सब कुछ कर लेंगे, अंदर से ग्रेनेड फेंकेगा तब भी, पत्थर फेंकेगा तब भी, फायर खोलेगा तब भी। हमने बोला अब गए। लेकिन सर तब वो बोलते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं आ ही जाता है, अगर आप कुछ अच्छे के लिए कर रहे हो। तो जो दूसरा ग्रेनेड फेंका उसने, वो तब तक गिर गया अंदर, ओके। क्योंकि बड़ी तेज था मेरा, ऐसा नहीं बहुत उससे। तो जब उसने दूसरा ग्रेनेड फेंका तो वो अंदर गिर गया, और जब वो ग्रेनेड अंदर गिरा तब वो कैजुअलिटी हो गई। तो जैसे कुछ मर गए, कुछ इंजर्ड हो गए, और जो वेपन थे दोनों, जो ईएमजी गन्ने थी वो दोनों मैंने खींच ली बाहर। अभी उनको अगर फायर खोलना है तो दूसरा वेपन उठाना पड़ेगा, अम्युनिशन लाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी लग रखा तो वो तो मैंने निकाल दिए। जैसे मैंने बाहर निकाला तो होल, लूप होल जो था वो खाली हो गया, तो उसमें जाके मैंने अपनी AK-47 लेके सिर्फ संगड़ के अंदर ये देखना था कौन कहाँ का, या जीवित है या मर गया या क्या है सिचुएशन अंदर की। जब मैंने लूप होल पे जाके अंदर नज़र दौड़ाई तो पीछे से 3 बंदे वेपन अम्युनिशन लेके अंदर घुस रहे। AK-47 थी, उसको लेके खड़ा था, एक मैगजीन पूरा निकाल दिया, तीनों मारे गए। अभी उसमें ऐसे थे जो क्रॉस फायर में पहले से मारे गए थे, पिछले दिन के कुछ आर्टिलरी शेलिंग जो पिछले 2 दिन से चल रही थी उससे थे। पट्टियाँ पाँव से लेके सर तक बांध रखी थी, स्ट्रेचर पे था गेट के पास, जो आउट गेट था उसका, उसके साइड में उसने उसको स्ट्रेचर पे लटा के रखा था। लेकिन वो कोई कर कुछ नहीं, पूरे उसके टूट रखे थे सब कुछ, इसलिए पट्टियाँ बंधी हुई थी उसको। तो हमने सोचा मरा हुआ कहीं, नहीं तो ये हरकत करता इतनी देर से कुछ। लेकिन वही बात है, अब एक्सपीरियंस नहीं थे इतना, ना हमने उसको फायर किया। अभी बात वही आती है कि जब कुछ आपके पास एक्सपीरियंस होंगे या कोई आपके साथ सीनियर होगा तो वो पक्का बोलेगा भाई पहले रीचेक कर लो। अभी हम दोनों ने, और हमने कुछ नहीं किया, उनको जो लेटे थे वो लेटे रह गए, हमने वहाँ संगड़ को तोड़ा और अंदर जाने लग गया। जैसे ही अंदर घुसने लगे, जो वो पड़ा था वहाँ पे स्ट्रेचर पे, उसने हाथ में ग्रेनेड लेके बैठा था, ग्रेनेड छोड़ दिया। लेकिन बडी मेरा पीछे था, अभी एक ही आदमी अंदर जा सकता था वो लूप होल से, वो भी उसको तोड़ने के बाद। तो बड्डी को जैसे उसका हरकत दिखाई दी, उसने मेरे को टांग से खींच लिया बाहर। ओके।
जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक नेट फट गया। मैंने बोला यार, बोला तूने देखा नहीं? मैंने कहाँ देखना, मैं तो ऐसे नीचे उतर रहा हूँ, तो मेरी नज़र तो नीचे है, सामने वाले पे तो नहीं थी। तो बोला यार चल ठीक है, सेफ है। फिर हमने दोबारा तोड़ा थोड़ा सा और बंकर को। फिर जितनी डेड बॉडीज थी पहले सबको रीचेक फायर किया। फिर बोलते ना वो सीख जाता आदमी। सीख जाता आदमी उसमें कुछ करते करते, तो वो सीखने के लिए मिल गया। लेकिन क्या है कि उसको करने के लिए बच गए, बस ये था। तो वो करने के बाद रीचेक किया अंदर के जो गने हमने छीनी थी दोनों, उस पर ऑलरेडी एमिनिशन लगा हुआ था। एक अगले बंकर पे लगा दिया और एक पिंपल 1-2 जो 17 जाट वाला था उस पर लगा दिया। रीसाइट कर दिया। हाँ रीसेट, अभी क्योंकि हमें अभी फायर स्पोर्ट करना था और अपने लोगों को ऊपर तक लाना था, क्योंकि हम 2 आदमी कितनी देर लड़ते ने। तो जैसे हमने ऊपर किया तो हमने अपनी टोली को पीछे जो प्लेटून कमांडर साहब थे तो उनको इशारा कर दिया, सर कैप्चर है, आप आ जाओ। उन्होंने सोचा कि पूरा इलाका क्लियर है। ओके। तो जो LMG 1-2 वाला था मेरा, 2IC था, प्लेटून कमांडर सर थे, वो चारों लोग ना खड़े होके चलना शुरू कर गए। तो जो पिंपल 1-2 वाला था, हमें एक्चुअली अभी तक सर उठा के नहीं देखा था हमने। यहाँ से लेके जहाँ से शुरू किया था सर नहीं उठाया था, ओनली क्रॉलिंग। सिर्फ बंकर में आके खड़े हुए थे अंदर, उससे पहले नहीं खड़े हुए। तो हमें आइडिया नहीं था कि पिंपल 2 है कहाँ, ठीक है। वो फायर कहाँ से करता है हमारे ऊपर इस साइड के लिए। तो हम वो अभी देख ही रहे थे। जब उसने देखा कि 4875 से बंदे खड़े हो गए हैं, तो उसने बस गन घुमाई अपनी, क्योंकि वो दूसरी साइड फायर कर रहा था। तो घुमाई तो उन सबकी टांगों में लगा। उस क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि फायर आएगा, उन्होंने सोचा सेफ हो गया एरिया, तो सभी के सभी के ना टांगों में लगे, किसी को 1 किसी को 2। जैसे फायर खुला तब हमें पता लगा कि पिंपल 2 में कहाँ है, कहाँ से फायर आ रहा। फिर हमने वो कवर किया। तो फिर जो इंजर्ड थे वो भी, प्लस जो दूसरे थे उनको लेके हम संगड़ तक पहुँचे। तो ऊपर लेकर गए जो नहीं कैजुअलिटीज थी। नहीं, हाँ हाँ। उनको हम संगड़ तक बुलाए, क्योंकि साथ में थे नीचे। तो बैक जाते तो फिर आगे प्लेन ला था, उसको नीचे जाने के लिए बीच में एक प्लेन लगा था, उसको गुजरना पड़ता था, वो खतरनाक था। तो वो नीचे ले जाना मुश्किल था कमांडिंग कमांडर सर के और डॉक्टर सर के पास में। हमने बोला संगड़ में आ जाओ, फर्स्ट एड यहाँ पे कर लेंगे। और हम 11 तो थे, 4 वहाँ रुक गए, तो हमारे पास क्या बचा? तो आगे हम क्या करेंगे? तो कम से कम अगर जो 4 हैं इंजर्ड होंगे तो, और टांग में लगी थी सभी को। आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि बार बार आपने बोला कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस आदमी होता तो शायद हम इस चीज़ को और बेहतर कर सकते। और ये कितनी ही वैल्यूबल आपने बात बताई कि हम देखते हैं कि जीवन के अंदर आज के यूथ को एक्सपीरियंस को वैल्यू करना चाहिए। किसी जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है, चाहे माँ बाप हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे कोई भी आपके मेंटर्स हों, उन्होंने उस रास्ते से पहले आपके गुजरे होते हैं और कुछ सबक सीखे होते हैं और कुछ चीज़ें आपको बता सकते हैं। अगर आपने गलती करके सीखना है ज़िंदगी में, या किसी की सीख को प्रैक्टिस करके आप और बेहतर कर सकते हैं, ये कुछ एक सबक आए। अब ये बताइए कि जब आप ऊपर थे, जब आपने ये एक्शन किया और जब 4875 को कैप्चर किया, इसके अलावा और कुछ संगर थे या ये 3-4 संगर थे नहीं जो एक्चुअली आपने क्लियर किए? हमने अभी तक एक ही संगड़ लिया था जो मेन था उनका, और एक उसके साथ और था जो फ्लैट टॉप के नाम से था। मेन एक्टिविटी वहाँ से थी। तो जब हम सेकंड बंकर के लिए जो इंजर्ड है उस पे बिठा दिया, और बाकी जो सेफ, हम 6 लोग आगे निकल गए। सेम जैसे मैंने पहले कहा कि हमने फायर से कवर किया। अभी हम लोग तो सब ये लेके चलते थे कि आर्टिलरी ने सारा क्लोज कर दिया, मेन बंकर लेने हैं। तो सेकंड बंकर मेन बच गया था हमें लेने, बाकी छोटे तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं साथ साथ में। तो जब हमने नीचे उतरे तब भी उसने सेकंड बंकर वाले में थोड़ा टैक्टिस खेल लिया। उन्होंने क्या किया कि कुछ बंदे बंकर में रखे और कुछ बंदे उन्होंने लेफ्ट साइड में नीचे पत्थर थे उसमें बिठा दिए। सिर्फ बंकर ही फायर खोलता था, वो साइड वाले फायर नहीं खोलते थे। वो आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे, नहीं इंतजार में तो तब अगर वो हम जब संगड़ से निकले दूसरे संगड़ के लिए, तब से भी वो हम उसकी रेंज में, उसको दिख भी रहे हैं, लेकिन उसने फायर नहीं खोला। तो क्यों नहीं फायर खोला उसने? उसने इसलिए फायर नहीं खोला, वहाँ पत्थर ज़्यादा। उसने बोला अगर मैं एक पे फायर खोलूंगा तो बाकी 3-4 चले जाएंगे, इनको पोस्ट नज़दीक है। उसने हमें नीचे उतरने दिया। जब दूसरे पंकर पे चढ़ना था तब उसने फायर खोला। तो फर्स्ट टाइम तो आपको पता ही है, एम लेके तो करेगा ही।
तो हम 2-2 बड्डी पेयर में थे, 6 के 6 लोग। तो एक ऐसे थे, एक ऐसे और एक वैसे पूरा कवर करके। जब उसने लेफ़्ट साइड से शुरू किया तो लेफ़्ट में मेरे जो साथी थे परवीन और श्याम, जैसे उनके ऊपर फायर खोला, क्योंकि वो भी 2 लोग थे, दोनों ने एक-एक के ऊपर फायर खोला तो सामने चेस्ट पे लगा उनको। क्योंकि हम हाफ़ली चल के चल रहे हैं, क्रॉलिंग नहीं उसमें, क्योंकि पत्थर भी थे और दूसरी बात है कि हमने फायर से कवर कर रखा था। जी। तो हमें लग रहा था कि यहाँ सेफ़ है इलाका, लेकिन हमें नहीं पता कि वो बाहर बैठ सकते हैं। जैसे ही उन्होंने फायर खोला, वो दोनों के ऊपर उनको गोली लगी। जैसे ही वो गिरे, बाकी हम 4 लोग जहाँ थे लेट गए। पत्थर की आड़ तो काफ़ी थी। अभी लेटे-लेटे मेरी ये टाँग रह गई लेफ़्ट वाली, और ये टाँग उसको लेफ़्ट साइड से दिख गई, और उसने फर्स्ट ब्रेस्ट खोला जिसमें से 2 गोलियाँ इस घुटने में लगी। एक क्रॉस कर गई, एक साइड से स्किड कर गई। जैसे दर्द हुआ, अभी दर्द तो क्यों नहीं होगा, सुई लगने से, मच्छर काटने से दर्द होता है, तो बाकी तो दूर की बात है। लेकिन हमने सब, जिसको बोलते हैं ना, दर्द को पी गए, इस उम्मीद से कि ये सोचेगा कि ये मर गए। हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था कि वो है किस इलाके में, आया फायर कहाँ से ये। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो हमने बोला कि अगर सिर्फ टांग ही दिख रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, लग गई लग गई। मैंने टांग को सीधा कर लिया। तब तक बड्डी से बात हुई, तो बड्डी ने बोला हाँ। मैं बोला सर लग गई। बोला कितना? मैंने सर पता नहीं कितना है, लेकिन लग गई, घुटने में है। बोला ठीक है, अब मेरे पास थोड़े और आगे, यानी ऐसे 2-3 मीटर का फासला था हमारा आपस में। तो बोला मेरे पास आ जाए, यहाँ आड़ अच्छी है, थोड़ा और क्रॉलिंग कर। बस इतना बोलने की बात है, तब तक एक ब्रस्ट और आ गया, और वो पत्थर से टकरा के यहाँ टांग में लग गया, रिकोशे हो गया। रिकोशे हो गया। मैंने बड्डी को बोला, मैंने सर एक और लग गया। बोला तू जल्दी कर, नहीं तो और कुछ होगा, तो मेरे तक पहुँच कैसे न कैसे। तो मैं क्रॉल किया, वहाँ तक गया। सब आधा घंटा उसने सर नहीं उठाने दिया। आधा घंटा उसने उसी इलाके में फायर खोला जिसमें मैं था। जो राइट में थे मेरे साथ अगले दूसरे हमारे जवान, उन पे भी सेम, उनके भी एक को कंधे में लग गई और एक को सेम मेरी तरह टांग में, वो भी दोनों इंजर्ड। इधर वाले दोनों डेथ, जिनको फर्स्ट फायर था, उन वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। आधे घंटे तक सर उसने हमें हिलने नहीं दिया, और हम जिसको बोलते हैं दर्द पी गए, लेटे लेटे। कोई रिस्पॉन्स नहीं, सेट भी स्विच ऑफ कर दिए, क्योंकि हमें पता पीछे से वो कॉल करेंगे, तो अगर इसको साउंड सुनाई या हमने रिप्लाई दिया तो इसको पता चलेगा ये जीवित है। तो सभी ने स्विच ऑफ कर दिया, जहाँ थे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आधा घंटा लगा सर हमें उसको ये दर्शाने के लिए कि यहाँ जो लोग थे वो मर गए। आधा घंटा। आधे घंटे बाद जब उसको लगा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई यहाँ से फायर नहीं आ रहा, ना कोई हरकत कर रहा, सब मर गए, तब उसने अपनी जगह चेंज करके वो बंकर पे जाने लगा साइड से। तो चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते, और पथरीले इलाका था, तो पत्थर गिर के नीचे जैसे आवाज़ गिरने की आती है ना पत्थरों की, वैसे जैसे पत्थरों की गिरने की आवाज़ आई, तब मेरे बड्डी ने बोला संजय चल उठ, अब भी ये सिलसिले के फायर नहीं खोल सकता, अब ये चल रहा है, हम कर सिलसिलेंगे अभी। जब हम दोनों उठे वहाँ से, तो आराम से, वो तो ऐसे निश्चिंत होके जा रहे थे जैसे वो पूरे एरिया में फतेह पा के ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे कंधे पे रखी है राइफल और चढ़ रहे हैं ऊपर। तो एक पे ऊपर बड्डी ने खोला, एक पे मैंने खोला, बस 1 2 3 किया करें फायर। और उस समय आपके घुटने पे चोट लगी हुई थी, गोली हाँ। लगी हुई थी, उसके बावजूद आप आधा खड़े घंटा हो हुए। चुका, आधा घंटा हो आधा चुका। घंटा खून बह चुका था, उसके बावजूद आप खड़े हुए, शिस्त लेकर आपने उस पाकिस्तानी जवान को न्यूट्रलाइज किया। मैं इससे 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 बड़ी बहादुरी और क्या हो सकती है कि जब आपको पता है कि आपको गोली लग चुकी है, और एक नहीं, पहले घुटने में भी लगी, और उसके बाद हिप, जो आप बता रहे हिप साइड पे भी लगी, और उसके बावजूद अपना मानसिक संतुलन बरकरार रखना, सूझबूझ बरकरार रखनी, लाइडो को करना, कोई हरकत नहीं करना, और इंतज़ार करना दुश्मन को कि वो अपने आप को, वो कॉन्फिडेंट हो जाए और अपने आप को दर्शाए। क्या खूबसूरत बात, और इससे बड़ी बहादुरी की बात क्या हो सकती सर है संजय जी? हालात सिखाते हैं, जी। जो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को उस बैटलफील्ड में बनाए रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हर हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो हमने भी अपनाया। बड़ा खूबसूरत आपने ये चलते चलते आप ने बताया कि हालात सिखाते हैं,
और जो भी एडवर्सिटी है हम उसको अगर अडेप्ट करें, उसको फेस करें और अपना विश्वास बना के रखें और अपनी ट्रेनिंग और अपनी जो भी आपकी मेहनत है वो करते रहें, तो सक्सेस आपको ज़रूर होगा और भगवान आपकी उस समय मदद करेंगे। आप बोल रहे थे कुछ उसके बाद? देखिए जो कुछ वहाँ पे घटना घटी है, उसके लिए बने रहना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो नहीं घट सकता। और बोलते हैं ना कि जब आप कोई अच्छे के लिए कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। आप शुरुआत तो करिए। तो हमने भी वही किया, इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद जब मौका लगा तो मौके का ही फ़ायदा उठाया। तो पहले उसको शूट किया, उसको शूट करने के बाद ऊपर तक गए क्रॉल करके। और ये सब तब हो रहा है जब आपको गोली लग चुकी हाँ, सब है और जो पूरी टोली है उसमें से 50% न्यूट्रलाइज़ हो चुके हैं। आप और मे बी यानी 1-2 जवान और आपके साथ होंगे। सब 6 जवान थे हम, जो आगे गए थे। 6 में से 2 डेथ हो रही है, लेफ्ट वाले। राइट वाले जो थे, वो भी दोनों इंजर्ड थे। जो बीच में हम थे, मैं और बडी, तो मैं भी इंजर्ड था, मेरा बडी एक सेफ था। यानी 6 में से 2 डेथ हो गए, 4 बचे। 4 में से 3 इंजर्ड है और 1 सेफ था। इससे ज़्यादा एडवर्सिटी क्या हो सकती है? अभी हालात ही ऐसे थे कि मैं जैसे पहले कहा ना कि बने रहने के लिए कुछ तो करना था, तो इसलिए हमने वेट किया। तो संजय, ये नहीं आया आपके मन में कहाँ फँस गए? देखिए सब दुश्मन के इलाके में जब आप रहते हैं ना, तो ये फंस कहाँ गए या कैसे, इससे नहीं है, आप निकलोगे कैसे। कैसे निकलना है उस सिचुएशन को, किस उस प्रकार? सिचुएशन को हैंडल करके आपने कैसे बाहर निकलना, वही रहता है उसके बाद। एब्सोल्युटली। यहाँ क्यों आए, कैसे आए, क्या क्या झेल के आए या कैसे पहुंचे यहाँ, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप गए, आपने कैसे निकलना है। अब आप किसी भी सिचुएशन में हो तो उससे विजय प्राप्त करके हो बाहर सकता है, निकलना है। कोई शक नहीं सर। उसके ऊपर आप अपना मेहनत करें, ना कि उस सिचुएशन में आप हो और क्यों हो, उस प्रकार की ऊर्जा नहीं अपने नहीं, अंदर रखने के बजाय आप उसके ऊपर एफर्ट रखें कि किस प्रकार से अभी जो भी आपकी एडवर्स सिचुएशन है उससे किस प्रकार से आपने निकलना है। आई थिंक द फोकस शुड लाई ऑन दैट काइंड ऑफ ए थिंग। पॉजिटिव अगर आप रहेंगे साहब, तो आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे ही। नेगेटिव्स लाना नहीं है उस टाइम पे। अगर नेगेटिव चीज़ें कुछ आपके दिमाग में उस टाइम आ भी गई ना सर, तो जो साथ वाला है उसका काम बनता है उस नेगेटिविटी को हटाना, उससे बाहर आना। हौसला बढ़ाना। क्योंकि गोली लगने के बाद हर किसी के दिमाग में एक चीज़ आती है कि गोली लगना, मैं अभी मर जाऊंगा। और मरते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मरते हैं, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए। और दूसरी बात सबसे बड़ा तो मैं उनको, पाकिस्तान वालों को दूंगा कि आज मैं सेफ हूँ शायद उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने मौका नहीं दिया कि मैं देखूं कि मुझे चोट कहाँ लगी है। क्योंकि मैं उनके उसमें खोया रहा कि उसको, क्योंकि मेरे को पता था कि अभी टांग में लगी है, अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया तो और और नुकसान कहाँ होगा। क्या हो सकता है वो कोई पता नहीं है। तो अपने से ज़्यादा मेरा फोकस उस पे था कि ये जब तक है तब तक हम नहीं हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जब हम लोग सेम आगे गए, क्रॉल करके ऊपर तक पहुंचे, तो तब तक भी हमने अपने जख्म किसी ने नहीं देखे थे, एक दूसरे को भी नहीं दिखाए थे खोल के, सिर्फ आगे एडवांस किया। एडवांस करने के बाद सेम सिचुएशन थी, ग्रेनेड फेंकना बंकर के ऊपर, कोई साउंड नहीं, जैसे पहले हल्ला। तो पीछे से भी हमने जब मिलाप किया तो उन्होंने कहा कि काफ़ी देर से यहाँ फायर नहीं हुआ, इसका मतलब भाग गए, कुछ देर पहले थे, इसका मतलब इसी इलाके में है कहीं। तो हमने क्या किया, वो संगड़ को तोड़ा, सेम आगे की साइड से अंदर गए, जो डेड बॉडीज थी रीक चेक फायर किया, पीछे की जो साइड का रास्ता था उस पर जाके गन लगा के लेट गए और इंतज़ार करने लगे कि वो जो यहाँ से भागे वो कब दिखाई दे। धूप लगी थी बढ़िया से, तो जब वो नीचे उतर गए और जब अगली रिज पे चलने शुरू किया तब हमारी नज़र पड़ गई। तो 100-150 मीटर नीचे उतर के था वो रिज आगे की, जहाँ बत्रा सर ने बाद में क्या किया, तो वो उस बंकर पे जाना था उसने, जो लास्ट बंकर था व्हील बैग का, उस पे जाना था उन्होंने, दोनों ने भाग के। तो उससे पहले ही हमारे को दिखाई दिए वो। तो मैंने बडी को बोला, मैं बोला यार ये गन लेके और आना। बोला क्यों? मैंने 2 हैं और दोनों के रास्ते लग गए, इस पे फायर खोलूंगा तो ये भाग जाएगा, इस पे खोलूंगा तो ये भाग जाएगा, एक साथ न्यूट्रलाइज। बोला तू एक बार फायर खोल दे, बाकी देख लेंगे। तो जैसे फायर खोला तो एक पे फायर खोला, दूसरा पे सला उधरी आ गया, तो वो भी उधरी गया। जैसे सर उनको दोनों का मरना, जो लास्ट बंकर था वहाँ से काउंटर अटैक की कार्रवाई एक थी उनकी, उसी टाइम हल्ला करके भागना शुरू करके 15-20 लोग, हम सिर्फ 3 लोग इंजर्ड और एक सेफ, बट 4 लोग थे। हम क्या कर, हमने फायर बंद नहीं किया, हमने जो एमिनेशन उनका था वहाँ रखा हुआ
कंटिन्यू 2-3 गन्ने लगा के कंटिन्यू फायर खोल के रखा, लेकिन वो काफ़ी दूरी थी तो फायर का इफेक्ट नहीं था। लेकिन हम अभी साउंड तो अभी दिखाना तो था कि हम खाली तो नहीं बैठे हैं भाई, और यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसे पहुँचे हैं 1 या 2 आदमी हैं। तो जितने एरिया से हम दिखा सकते हैं उसको कि फायर आया, तो उतना हमने खोल के रखा अलग अलग जगह से। 15 से 20 मिनट के बाद हमारे तक टोली पहुँच गई। अल्फ़ा कंपनी हमारे साथ में थी राइट साइड से, ज़रूरत पड़ने पे वो इन्वॉल्व होना था उन्होंने। कंपनी मेरी जैसे जैसे एरिया हम क्लियर करते जा रहे थे वैसे वैसे कंपनी आगे बढ़ रही थी। तो मेरे कंपनी कमांडर भी वैसे तो लाइव देख रहे थे वो। तो जैसे ख़त्म हुआ 20 मिनट में हमारे पास पहुंच गए विद डॉक्टर और कंपनी कमांडर। तो तकरीबन 5 बज गए थे हमारे शाम को, 10 बजे से लेके तो पूरा दिन पूरा दिन ये लड़ाई चली। और मैंने साहब बहुत एक्शन देखा है और सुना भी है, पर जो आपने जो एक्शन, जो आपका ब्रेवरी एक्ट है, वो सबसे इंटरेस्टिंग एक्ट ऑफ ब्रेवरी है। आपको भगवान ने मौका दिया और आपने अपनी और पलटन की इज्जत के लिए ना कि एक बंकर, लगातार जो सिलसिला है वो शाम तक चला और निरंतर, और बीच में आप हिट भी हुए और उसके बावजूद आपने अपना हौसला रखा। सो लीडरशिप के बारे में 2 चीज़ें आपने बताई। एक तो एक विश्वास कि माय लीडर इज़ गोइंग टू स्टैंड बिहाइंड मी एंड सपोर्ट मी, सर। एंड सेकंड इज़ वो एक काबिल लीडर हो, सर। नॉलेज हो, स्किल हो, ताकि वो लड़ाई की रूपरेखा या जो सिचुएशन है उसके अंदर किस प्रकार अपनी टोली को सपोर्ट कर सके, गाइड कर सके और विजय प्राप्त कर सके। सर, सबसे बड़ी बात रहती है लड़ाई के बीच में जब खाली टाइम रहता है, जिसको बोलते हैं ना खाली टाइम, जो है शैतान का घर होता है। उस टाइम पे ना वो हर किसी की वो पनी क्या क्या बातें चलती हैं, जो नानी दादी की कहानियाँ, फिल्मों की कहानियाँ, स्टोरी, उससे ना, और साथ में हमारा जो वॉकी टॉकी रहता है उसमें जो लेफ्ट राइट की जो खबरें चल रही हैं, आज वहाँ पे ऐसा हो गया, उनकी कंपनी का ऐसा अटैक किया था, इतने डेथ हो गए, इतने इंजर्ड हो गए, इतना ये हो गया, वो स्ट्रेस से भर देता है। और ख़ासकर ऐसी खबरें जब हमने अटैक के लिए खुद जाना हो, तो बहुत कम के थे कि हम सुनवाते थे या हमारे तक वो खबरें पहुंचती थी। कंपनी कमांडर लेवल पे या प्लाटून कमांडर की लेवल से पीछे पीछे रहती थी वो, हमारे तक वो आने नहीं देते। अगर आ भी गई बाई चांस, तो उसको निकालने के भी वही थे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास सब कुछ है। वो कहानियाँ उस टाइम पे उस जगह से उनको निकाल के दूसरी स्टोरी में ले जाना होता था। यानी जो सिचुएशन हैंडल जो चल रही है, करंट सिचुएशन है, उससे हटाना उनको, तभी उनके अंदर का जो स्ट्रेस है तभी वो बाहर आ पाएंगे और तभी आप नए अटैक के लिए तैयार हो पाएंगे। अटैक से पहले सबसे पहले कमांडर के अंदर हमारे यही रहता था कि क्यों पूछते हैं कि हाँ भाई मोराल हाई है कि नहीं है। इसलिए पूछा जाता है कि भाई कुछ है तो अभी भी बता दो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपके पास टाइम नहीं है और वहाँ गलती माफ़ी नहीं है। वहाँ अभी हम जैसे बत्रा सर का मैंने जिक्र किया था कि उनके जो ऑपरेशन थे क्यों सक्सेस रहे, उनमें सबसे बड़े कारण यही थे कि उन्होंने जो टोली सिलेक्ट की थी वो उनको जानते थे और वो उनकी पूरी काबिलियत जानते थे। यहाँ तक कि उनकी पारिवारिक हिस्ट्री भी जानते थे कि इसके परिवार में क्या है, सो नोइंग योर मैन, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और वही जवानों में था, वो भी कंपनी कमांडर के बारे में खुल के जानते थे, क्योंकि वो भी फ्री टाइम पे उनके साथ ही आके खाते पीते थे। अब ये बताइए संजय जी, जो फौज के हमारे साथी हैं, उन लगता है ऐसा नहीं लगता कि उनसे हमारे को अपने अपनों से ज़्यादा प्यार बन जाता है जीवन के अंदर? कोई शक नहीं सर। पीछे मुड़ के ज़िंदगी को देखें तो इतनी खूबसूरत लगती है कि एक ही ज़िंदगी का सत्य है, वो है पलटन, और वो दोस्त और वो जो बडीज जिनके साथ आपने एक्शन लड़ा हो या जीवन लड़ा हो। अब ये बताइए संजय जी, आप हमारे जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हमारी फ्रेटर्निटी है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ज़िंदगी के बारे में? देखिए सब, जिंदगी तो ऊपर वाले की दिया हुआ एक तोहफा है। इसको दूसरों के लिए जीने में जितनी खुशी मिलती है ना, उतना अपने में नहीं। जी। अगर आप अपने तक सीमित रहेंगे तो वो खुशियां नहीं मिल पाएंगी, लेकिन अगर वही आप दूसरों के साथ बांटोगे तो आज नहीं तो कल ढेर सारी मिलेंगी। यानी उससे, यानी आपका जो बोलते हैं ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको वापस आती है। तो मेरा तो मानना यह है कि साहब जो दूसरों के लिए जी लिया, उसका जो
आने वाला टाइम है या उसका जो भविष्य है वो कभी अंधेरे में या उसमें नहीं जा सकता। आज अगर एक आदमी के लिए उसने कहीं पे खड़ा हुआ होगा, चाहे किसी का मान लो एक एक्सीडेंट ही हो गया, अगर वहाँ पे एक इंसानियत दिखाते हुए अगर उसको वो टाइम से, मैंने तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं तो बहुत बार बोलता हूँ साहब इस चीज़ के लिए, हमारे देश में ना सबसे बड़े जो मोबाइल की वजह से ना दुनिया ना वो व्यू लेने के लिए और वो अंगूठा लेने के लिए ही काम करती है। मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे और टीवी पे न्यूज़ में देखता हूँ ना, लोगों में सबसे बड़ी कमी है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को प्रॉब्लम हो गई, सबसे पहले वीडियो बनाने लगेगा। अगर उस वीडियो की जगह अगर आप उसको उठा के हॉस्पिटल तक या किसी गाड़ी तक ले जाओ ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके टाइम से, तो शायद आप एक आदमी की एक इंसानियत दिखाने की जगह जो बाकी वाले जो देख रहे होंगे ना वो भी वैसा करेंगे आने वाले टाइम में जब उनको मौका लगेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो वो बोलते हैं ना कि साहब आप पहल करो। इंडिया एक ऐसा देश है साहब, ये आज क्या हुआ बहुत अच्छे से जश्न मनाएगा, कल भूल जाएगा। कारगिल वॉर से लेके अभी तक कितना टाइम हो गया सर, 25 साल हो गए थे। अभी संदूर हुआ तब फिर जागा, बीच में फिर सो गया था। लेकिन एक चीज इस देश में है कि अगर आप उनकी अंदर आत्मा को थोड़ी सी वो जगाओगे तो एक साथ आ जाता है। कारगिल के टाइम पे भी पूरा देश हमारे साथ था। संदूर के टाइम पे भी जैसे ही लगा उनको कि देश को जरूरत है, तो ऐसा नहीं कि कमी है, लेकिन उनकी जो अंदर आत्मा है ना उसको जगाना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना सर कि हनुमान जी को शक्तियां बहुत थी लेकिन उनको अपनी शक्तियां भूल जाते थे, उनको श्राप था, तो उनकी शक्तियां जगानी पड़ती थी। तो वही बात है, इस इंडिया की शक्तियां जगानी पड़ती है। हम 140 करोड़ है साहब, में बहुत शक्ति है और हम वर्ल्ड के सबसे ज्यादा उसमें है, हम किसी से कम थोड़ी है। वर्ल्ड को चलाने वाला इंडिया है। जो इंजीनियर, जो डॉक्टर, जो वैज्ञानिक जो बाहर देशों में बैठे हुए इंडिया के तो हैं मैक्सिमम। तो वहाँ का जो इकोनॉमी है या जो वहाँ पे कुछ डेवलप हो रहा है तो हमारी वजह से हो रहा है इंडिया का। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में किसी चीज़ की कमी है, बस कुछ साधनों की कमी है जो अभी हाल ही में, वैसे अब ये देखेंगे तो 10-15 साल में बहुत तरक्की की है, कोई शक नहीं है। कारगिल के बाद में हमने डिफेंस ने कितना तरक्की किया वो आप जानते हैं। मैं जब आया था तो एक SLR से शुरू किया था, आज क्या नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी तो हम ड्रोन सिखाने शुरू कर उसमें करना शुरू कर गए। कभी ड्रोन के बारे में हमने सोचा नहीं था, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। अभी हम लेसनों में वो कैडेटों को और उसको सबको उनके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक लेकिन बात। ये कि उसके साथ चलना जरूरी है, तो टेक्नोलॉजी के साथ बैटलफील्ड में। टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहिए और अभी मॉडर्न वॉरफेयर के जो जरिए हैं उसको अडॉप्ट सिंदूर के करना टाइम चाहिए। आपने देखा साहब, आप तो उसमें हैं ही और आप जानते भी हैं। हमारे पास जो वेपन है किसके हैं? इजराइल के, रसिया के, सबसे ज़्यादा। उनके देशों में कितने टाइम से लड़ाइयाँ लगी हैं। जो नतीजे उन हथियारों से उन्होंने नहीं लिए जो उन्होंने बनाए हैं वो, लेकिन उन्हीं हथियारों से हमने जो नतीजे दिए हैं वो उनसे कहीं गुना अच्छे हैं। बिल्कुल जबकि ठीक। हथियार उन्होंने बनाए हैं, हमने तो उस पर सिखला खरीदे हैं और उस पर सीखे हैं, अपने जवानों को ट्रेनिंग दी है। तो हमारा फोकस मेन है ट्रेनिंग पे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हर किसी को कि जो हमारा ट्रेनिंग है वो सबसे बेटर है। इसलिए आज हम इस मुकाम पे हैं। संदूर 10 मिनट में ख़त्म होने के कारण ही है क्योंकि जो हमारा ट्रेनिंग था 10 मिनट में पाकिस्तान के अगर हाथ खड़े कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो जिनके जो हथियार हैं उनके पास तो कमी नहीं है, हमारे पास तो लिमिटेड है। लेकिन फिर भी हमने 10 मिनट में अगर दूसरे देश के हाथ खड़े कर दिए तो हमारा ट्रेनिंग नहीं तो और क्या है, वो उन्हीं चीज़ों से जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये ट्रेनिंग हमारा बहुत हार्ड है और ट्रेनिंग नहीं तो कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे 45 से 48 यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं वो इंडियन आर्मी में अभी सर्विंग ऑफिसर्स हैं और एनसीसी, एनएसएस इस तरह का हमारे बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके अंदर हम यूथ को ये कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस, टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, बीइंग करेजियस एंड हाउ टू फेस लाइफ, तो उन चीज़ों पे बहुत तवज्जो है कि सिर्फ एकेडमिक एक्सलेंस ही जीवन में आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी। आपको एक ऑल राउंड पर्सनालिटी, आपके अंदर कैरेक्टर जो कि बहुत मुख्य है, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल्स,
इन सभी जो स्किल्स हैं, पर्सनैलिटी के जो पहलू हैं, इसके ऊपर काम निरंतर हमारा जो फैकल्टी है, हमारा स्टाफ है, स्पोर्ट्स उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक पहलू है। हॉस्टल लाइफ के अंदर बहुत वाइब्रेंसी है, किस प्रकार से हॉस्टल्स के अंदर कंपटीशन, टीम बिल्डिंग और सपोर्ट सिस्टम बरकरार रखना है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो लेसन्स और जो बातचीत आज हमारा सौभाग्य है यूनिवर्सिटी में जो आप आए और जो आपने अपनी जो एक्शन 4875 के कैप्चर और अपना परमवीर चक्र का जो गैलेंट्री एक्शन उसके बारे में बातचीत की, उससे बहुत कुछ सीखने को है हमारे यूथ को। और ये जो सबसे बड़ा मैसेज वो ये है कि निरंतर अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाएं और कभी निराश ना हो। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर।